अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। अफ़गानिस्तान से आए सहाफ़ियों की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनरल हेड क्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। जनरल हेड क्वार्टर्स में मुलाकात के मौके पर सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सहाफ़ियों का कहना था कि हमें वहां पर जो तस्वीर दिखाई जाती है वो इसके बिल्कुल ही बरअक्स है, जबकि उन्होंने अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को भी खूब सराहा। 1 लाख इमरान खान भी आ जाएं तो सिंध को फतह नहीं कर सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने वाज़े कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि 1 लाख इमरान खान भी आ जाएं तो सिंध को फतह नहीं कर सकते। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर तालीम का कहना था कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MPAs पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं। PTI के दोनों मेंबरान असेंबली अपोजिशन को छोड़ चुके हैं। सईद गनी का ये भी कहना था कि कराची से PTI के मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध के मेंबर्स भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं। उन्होंने पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए कहा कि विफाक लॉकडाउन के मामले पर महज सियासत कर रहा है। PDM के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि PDM हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है। साजिश के जरिए पीपल्स पार्टी और ANP को PDM से दूर किया गया। पीपल्स पार्टी जल्द हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू कर सकती है, जबकि अफगान अमन अमल में हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात के हवाले से बात करते हुए वजीर तालीम का कहना था कि हुकूमत अफगान मामले पर सियासी जमातों को एतमाद में ना लेकर गलती कर रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों शेख रशीद ने अपने एक बयान में कहा था कि सिंध में मुस्तकबिल में PTI की हुकूमत होगी। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का क्लिफ्टन ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सोमरो, डिप्टी कमिश्नर जनूबी इरशाद सोढार और दीगर भी उनके हमरा थे। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर ने सहूलियात का जायजा लेते हुए वैक्सीन के लिए शहरियों से मालूमात ली। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई से ड्राइव थ्रू सेंटर शहरियों को सहूलियात फराहम कर रहा है, जबकि JS बैंक के ताउन से सिंध हुकूमत ने ये वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया है, जिस पर हम बैंक की खिदमात को सराहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बड़ी तादाद में शहरी सेंटर पर वैक्सीन के लिए आ रहे हैं और फैमिलीज के रश को देखते हुए काउंटर्स में भी इजाफा कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरियों को कम वक्त में वैक्सीन की सहूलियात फराहम की जा सकें। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि शहर में 6 अजला में वैक्सीनेशन सेंटर्स को मास वैक्सीनेशन सेंटर का दर्जा दे दिया है, जो 24 घंटे खुले रहेंगे। पंजाब में तालीमी इदारे कोरोना और मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद खुल गए। सूबे भर के सरकारी स्कूल्स में नए तालीमी साल का आगाज भी आज से हो चुका है। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे तवील कोरोना और मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद खुल चुके हैं। पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद आज से सख्त कोरोना SOPs इंतजामात के साथ दोबारा खुल गए हैं। कोरोना SOPs के तहत 50% तलबा एक दिन जबकि 50% तलबा दूसरे रोज तालीमी इदारों में आएंगे। क्लास रूम्स में तलबा और तालिबात पर एक दूसरे से खाने पीने की अशिया, किताबें और कॉपियों समेत दीगर सामान के तबादले और हाथ मिलाने पर भी पाबंदी होगी। एक बेंच पर एक तालिब इल्म बैठेगा, जबकि असातिज़ा और दीगर अमले को 100 हाजिरी की हिदायत दी गई हैं। तालीमी इदारों में दाखिल होने से कबल तलबा तालिबात और अमले का दर्जा हरारत चेक किया जा रहा है। जिन्हें बुखार, नज़ला और खांसी की शिकायत थी उन्हें वापस भेज दिया गया। इसके अलावा बगैर मास्क किसी तालिब इल्म को भी दाखिल नहीं होने दिया गया।
ووٹ کو عزت دو کی عزت تاحال برقرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے ہسپتالوں، تعلیمی اور رفاہی اداروں سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ہٹانے کی درخواست اعتراض لگا کر مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہسپتالوں، تعلیمی اور رفاہی اداروں سے نواز شریف کا نام ہٹانے کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس کو عدالت نے اعتراض لگا کر نمٹا دیا۔ ہائی کورٹ آفس نے اعتراض کیا کہ عدالتی تعطیلات کے دوران صرف ہنگامی نوعیت کی درخواستوں پر سماعت ہو سکتی ہے۔ درخواست ہنگامی نوعیت کی نہیں ہے، اس لیے تعطیلات میں اس پر سماعت نہیں ہو سکتی۔ خیال رہے کہ درخواست مقامی شہری رضا نے 3 روز قبل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ نواز شریف کرپشن کے الزامات پر سزائے یافتہ، عدالتی اشتہاری اور نااہل ہیں، جبکہ نواز شریف نے قومی سلامتی اداروں کے خلاف بات اور ممبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا ہے۔ نواز شریف نے را کے ایجنٹ افغان سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملاقات کی۔ شہری رضا نے وکیل کے توسط سے درخواست دائر کی، جس میں پنجاب حکومت، چیف سیکریٹری پنجاب اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو فریق بنایا گیا ہے۔ سابق ایس ایچ او زمان ٹاؤن اور پولیس بیٹر سمیت 8 اہلکاروں کے خلاف چھالیا ڈیلر کو لاکھوں روپے رشوت کے عوض چھوڑنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب عتیق، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی زاہد، سابق ایس ایچ او زمان ٹاؤن ملک عامر سمیت 8 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ بیٹر دانیال سمیت پرائیویٹ پارٹی کے 3 ساتھیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق سابق ایس ایچ او زمان ٹاؤن ملک عامر حسین گرفتاری کے ڈر سے فرار ہو گئے۔ ساتھ میں ساتھی اہلکار عثمان، اکبر، اویس، عمیر، خالد اور بابر بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گرفتار ہونے والے ملزمان میں پرائیویٹ افراد تنویر اور عدیل شامل ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق سابق ایس ایچ او عامر حسین نے چند روز قبل انتہائی مطلوب ملزم سے 9 لاکھ روپے رشوت لی تھی، جبکہ عادل نامی سرغنہ پولیس IR میں مطلوب تھا۔ سابق تھانہ دار نے اپنے بیٹر دانیال اور دست راز دیگر 6 افراد کے ساتھ مل کر گٹکا سیلر کو 2 گٹکا ماوا سے بھرے رکشوں سمیت پکڑا تھا، جس کو بغیر مقدمہ درج کیے بھاری رشوت کے عوض گٹکا اور رکشوں سمیت نہ صرف چھوڑا گیا بلکہ علاقہ بھی پار کرایا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ماہم کیس والے روز بھی ایس ایچ او غفلت کا مظاہرہ کرتا رہا اور بجائے اسپاٹ پر جانے کے رشوت ستانی میں لگا رہا۔ سابق ایس ایچ او کو غفلت برتنے پر پہلے ہی معطل کر دیا گیا تھا اور الزام ثابت ہونے پر باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق فرار ملزمان کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ جی زہیب عتیق، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، محمود آباد میں بلڈرز مافیا کی جانب سے پرانی کنسٹرکشن پر گراؤنڈ+4 کی تیاری زور و شور سے جاری ہے، جبکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب عتیق، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی زاہد، بلڈر مافیا بے لگام۔ بلڈر معین نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے راشی افسران کے گٹھ جوڑ سے بلڈر معین نے شہریوں کے لیے موت کے محل کی تعمیرات کو تیز کر دیا۔ محمود آباد گیٹ گلی نمبر 9 پلاٹ نمبر 789/9 20 سالہ پرانی کنسٹرکشن پر گراؤنڈ+4 کی تیاری زور و شور سے جاری ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کرپٹ افسران نے بغیر کسی نقشے اور ڈرائنگ کے محمود آباد میں بلڈر مافیا اور ان کے سہولت کاروں کو غیر قانونی تعمیرات بنانے کا لائسنس دے دیا، جبکہ SBCA کے ڈائریکٹر جنرل و تحقیقاتی اداروں کی پراسرار خاموشی علاقہ مکینوں کی جانب سے لگائی گئی کمپلین کے باوجود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کوئی بھی متعلقہ افسر اس کے وزٹ پر نہیں آیا، جبکہ علاقے کے بلڈنگ انسپیکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر و اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت DG SBCA سب کی آنکھیں اور منہ بلڈرز مافیا کے پیسوں نے بند کر دی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کا احتساب کون کرے گا؟ نیب، اینٹی کرپشن و دیگر تحقیقاتی ادارے اسی طرح خواب و خرگوش کی نیند سوتے رہیں گے، یا پھر ان بلڈرز مافیا کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا، یا پھر اسی طرح سے شہر قائد کو غیر قانونی تعمیرات کا جنگل بنا دیا جائے گا؟ علاقہ عوام و شہریوں کا حکام بالا ڈائریکٹر جنرل SBCA، FIA، اینٹی کرپشن و دیگر تحقیقاتی اداروں سے پرزور مطالبہ ہے کہ کسی بھی بڑے ثانیے کا انتظار کیے بغیر انسانی جانوں کو محفوظ بناتے ہوئے بلڈنگ کے ڈیمولیشن آرڈر نکالتے ہوئے فوری کارروائی کی جائے تاکہ قیمتی انسانی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکیں۔
ज़ोहेब अतीक, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, अमरीका और बरतानिया ने बहरी जहाज़ पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता जुमेरात को ओमान में इसराइली बहरी जहाज़ पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए, जिनमें से एक बरतानवी और दूसरा रोमानिया का शहरी था। शिप पर हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने टीवी पर जारी करदा बयान में कहा था कि हमारे शिप पर हमले में ईरान के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने खबरदार किया था कि हम जानते हैं कि अब अपने अंदाज में ईरान को किस तरह पैगाम भेजना है। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म के बयान के बाद ईरान ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म के बाद अब बरतानिया और अमरीका ने भी शिप पर हमले में ईरान को मुलव्विस करार दिया है, और इस सिलसिले में बरतानवी वजीर खारजा डोमिनिक राब ने अपने बयान में कहा है कि बरतानिया को यकीन है कि ईरान ने जहाज पर हमले के लिए एक और ड्रोन का इस्तेमाल किया और जहाज को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया गया, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ईरान को हर हाल में इस तरह के हमले रोकना होंगे और जहाज़ों को आज़ादाना तौर पर नक्लो हरकत की इजाज़त देना होगी। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने भी अपने बयान में कहा कि वाशिंगटन को भी यकीन है कि ये ईरान का ही काम है, जिसका जवाब मुनासिब अंदाज में दिया जाएगा। इसराइली वजीर आज़म ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी ईरान पर वाज़े करेगी कि उसने एक संगीन गलती की है। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और स्पिनर नजमा परवीन भी टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। GM बशीर दूसरे रोज़ अपनी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार ना रख सके और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के टॉप 6 में जगह बरकरार रखने में नाकाम रहे। पहले दिन 293 स्कोर करने के बाद GM बशीर ने दूसरे दिन 286 स्कोर किया, जबकि दूसरे दिन GM बशीर ने पहली सीरीज में अच्छा आगाज किया था, लेकिन बकिया 2 सीरीज में अच्छी कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार ना रख सके। GM बशीर ने 2 स्टेज में मजमूई तौर पर 569 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि पाकिस्तानी शूटर खलील अख्तर ने इस कैटेगरी में 572 पॉइंट्स हासिल किए। इससे कबल खवातीन की 200 मीटर दौड़ में नंबर 7 पर रहीं। नजमा परवीन ने 200 मीटर का फासला 28.22 सेकंड्स में तय किया और जाती बेहतरीन टाइम 23.69 सेकंड्स को भी बेहतर बनाने में नाकाम रहीं। वाज़ेह रहे कि टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक 10 में से 9 एथलीट खाली हाथ वापस लौट गए हैं। पाकिस्तान के आखिरी एथलीट अरशद नदीम 4 अगस्त को जवेलिन थ्रो के लिए एक्शन में होंगे। वेस्पा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप के लिए पाकिस्तान की 6 रुकनी टीम मुंतखब हो गई, जबकि इवेंट के लिए खेला जाने वाला क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हशाम हादी खान के नाम रहा। तफसीलात के मुताबिक टीम का इंतखाब क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के जरिए किया गया, जिसके लिए 2 मराहिल पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में 60 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हशाम हादी खान ने नाकाबिले शिकस्त रहते हुए टूर्नामेंट अपने नाम किया। अली सलमान दूसरे, उस्मान शौकत तीसरे, सैयद अमाद अली चौथे, अफान सलमान 5वें और 9 साला अहमद सलमान 6ठे नंबर पर रहते हुए कौमी टीम में मुंतखब हो गए। वाज़ेह रहे कि वेस्पा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप 7 से 22 अगस्त तक पाकिस्तान की मेजबानी में ऑनलाइन खेला जाएगा। और अब एक नज़र DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अदाकारा मरियम नफीस ने अपने साथी अदाकारों के साथ काम के तजर्बे से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अदाकार सेट पर डायलॉग याद करने के बजाय बातें करते हैं। थिएटर प्रोड्यूसर के तौर पर शोबिस करियर का आगाज़ करने के बाद अदाकारी में एंट्री देने वाली मरियम नफीस निजी टीवी के शो में शरीक हुई थी और दौरान शो शोबिस इंडस्ट्री के तजर्बे पर गुफ्तगू की। मरियम नफीस का कहना था कि थिएटर मेरे लिए घर की तरह है और प्रोडक्शन का तजर्बा भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन टीवी की जिंदगी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसके बाद आपकी कोई जिंदगी नहीं रहती। अदाकारा ने कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी में जब सेट पर पंखे
पंखे एसी बंद हों तो बहुत से फनकार अपने डायलॉग्स और सीन याद करने के बजाय बातें करते हैं। ऐसे अदाकारों को यही कहती हूँ कि पहले अपने सीन याद कर लें। अदाकारा की बात से इत्तेफाक करते हुए मेजबान ने भी माजी में अदाकारी का तजर्बा शेयर करते हुए बताया कि उन्हें भी सेट पर स्क्रिप्ट देने के बजाय लफ्जी तौर पर डायलॉग्स बताए गए। मरियम नफीस ने मजीद कहा कि मैं उन अदाकारों में से हूं जिन्हें स्क्रिप्ट पढ़ना होता है, लेकिन हाल ही में जब मैंने एक फिल्मसाज से प्रोजेक्ट साइन करने से कबल स्क्रिप्ट मांगा तो उन्होंने मुझ पर बरहम होते हुए कहा, क्या आप बॉलीवुड में काम कर रही हैं जो स्क्रिप्ट मांग रही हैं? अब ऐसा नहीं होता। आजकल की लड़कियां न जाने खुद को क्या समझती हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।